नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। हम सुपौल में हैं। सुपौल की छातापुर सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता 5 बार के विधायक नीरज बबलू जी हमारे साथ हैं। हम उनसे समझेंगे कि इस बार वो सिक्सर लगा पाएंगे या मुकाबला मजबूत है। नीरज जी, चुनाव कैसा चल रहा है? ये चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है और हम लोग चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं और यहाँ के लोग मन बना के बैठे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ सिक्सर लगाएंगे और सिक्सर भी बाउंड्री के पार होगा। नॉर्मल सिक्सर नहीं होगा, बाउंड्री के पार वाला सिक्सर होगा, क्योंकि यहाँ लोग विकास के मुद्दे पे काम करते हैं, विकास के मुद्दे पर आशीर्वाद देते हैं, विकास के मुद्दे पे वोट देते हैं। जिस तरह से एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, बिहार को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं, उसी तरह हम लोग छातापुर को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। गली गली में सड़क बन गई है, आप जहाँ भी घूम रहे हैं आपको पक्की सड़क मिलेगा, हर घर को बिजली मिल गया है, जगह जगह पानी पहुँच गया है, स्कूल बने हैं, बड़े बड़े अस्पताल बने हैं छातापुर में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सामाजिक काम था जैसे कि अनाज का, ये हर घर में अनाज पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आयुष्मान कार्ड सब आदमी को मिल गया है। अभी बिजली माफ़ी का जो काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली माफ़ कराया, काफ़ी उत्साह का माहौल है। और सबसे बड़ा माहौल उत्साह का है जो ये 10,000 का राशि जा रहा है, जो हमारी जीविका दीदी है उनके खाते में जो गया है, लगभग 70-75% महिलाओं के खाते में चला गया है। जो बचा हुआ है वो भी आने वाला है। इन कामों से लोगों में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है और ख़ास करके महिलाओं में ऐसा माहौल है अभी तक आज तक देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि अभी तक एनडीए सरकार का जो रिजल्ट रहा है उससे बेहतर इस बार होने वाला है। और छातापुर राघोपुर में हम भी 5 बार जीते हैं, तो सभी बार से ज़्यादा हमको लगता है कि बहुमत से इस बार लीड होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कह रहे हैं कि बाउंड्री से बहुत दूर जाएगा सिक्सर। कितना मार्जिन रहेगा? देखिए, ज़बरदस्त मार्जिन रहेगा। जो लोगों का मानना है, जो स्थानीय वोटर का मानना है, जो पार्टी के वर्कर का मानना है, ये लोग कहते हैं कि हर हाल में इस बार वो 50,000 के ऊपर से जीतेंगे। अब देखिए होता क्या है। बहुत ही शानदार है, मुझे तो उससे भी ज़्यादा का उम्मीद है। अच्छा, आप विकास के बहुत सारे काम गिना रहे थे, लेकिन ये जो जीविका दीदी वाला जो 10,000 है या बिजली माफ़ी है, जब विकास की गंगा इतनी बह रही थी तो चुनाव से ऐन पहले ये सब घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये सब सहयोग है, ये सरकार का अपना काम होता है। सरकार को लगा जो गरीब लोग हैं इनका करना चाहिए, तो समय पर ही कोई काम होता है। हम लोग जहाँ भी जाते थे, दलित बस्ती में, महादलित बस्ती में, वहाँ से आवाज़ आती थी कि बिजली बिल थोड़ा सा इसको ठीक किया जाए, थोड़ा ज़्यादा आता है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे कि भाई बिजली बिल में संशोधन होना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों मिलकर के कमर कस के बिजली बिल को साफ करने का काम किया। पहले चल रहा था कम से कम हाफ किया जाए, और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी मिलकर बिजली बिल साफ कर दिए। आज बिजली बिल माफ हो गया है, तो गरीबों में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। जो भी काम हो रहा, पिछले जब कोरोना का समय आया था, अब देखिए कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने देखा कि पूरे देश के लोग परेशान हो गए, और लॉकडाउन में सबसे अगर कोई परेशान हुआ तो गरीब परेशान हुआ, जो मजदूरी करता है वो परेशान हुआ। तो जो दिहाड़ी मजदूर है, दिन भर काम करते थे, रात को खाते थे, जब 1-1.5 महीना का लॉकडाउन हो गया, क्या खाते? उस समय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुरक्षा योजना जो चलाए अन्न का, ये अन्न जो हर घर में 5 किलो अनाज दिया जाता है, इस अनाज का इम्पैक्ट इतना है कि आज भी वो योजना चल रहा है और उस योजना से कई गरीबों को बड़ा लाभ मिलता है। लोग काफ़ी प्रसन्न हैं कि जिसका खाते हैं उसका गाएंगे, उन्हीं को देखेंगे जो भूखे गरीबों को खिलाने का काम करता है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो सेवा करने का काम करते हैं। उस सेवा भाव से लोगों में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिजली माफ़ हुआ, लेकिन आप लोग 125 यूनिट तक की बिजली का बिल माफ़ किए हैं। महागठबंधन के जो घोषणा पत्र है तेजस्वी प्रण, उसमें 200 यूनिट है। आपने 10,000 रुपये जीविका दीदियों को दिया है, वो 30,000 रुपये की नौकरी की बात कर रहे हैं। तो माई बहन योजना में आपसे ज़्यादा अमाउंट, आप 1,100 रुपये पेंशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन, वो 2,500-3 हज़ार रुपये की बात करें तो क्यों ये सारी चीज़ें आपसे बढ़ा कर वो दे रहे हैं, तो कोई क्यों आप लोगों को चुने फिर से? देखिए, बिहार की जनता अब मूर्ख नहीं है, सबको पता है कि राज्य का बजट क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे, सबको पता है। जिस तरह से वो नौकरी की घोषणा करते हैं, अभी बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम देंगे नौकरी, अगर वो हर परिवार को नौकरी दे देंगे, अगर कम से कम 30,000 महीना पैसा भी देंगे, तो 12.5 लाख करोड़ का सिर्फ नौकरी का बजट आएगा। भैया, आप भी पत्रकार है, आप भी समझदार है, और आप
आप इस तरह का सवाल करते हैं, उस सवाल को वहीं रिजेक्ट करना चाहिए कि बिहार में 12 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? न राधा को 9 मन घी होगी, न राधा नाचेगी। पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद करे, और जिस तरह से कह रहे कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, कहाँ सोए रहते थे? माय बहन योजना कहाँ से लाए? फॉर्म भरवाते हैं, लोगों से पैसा ठगने का काम करते हैं। सरकार वाला योजना देगा कि बिना सरकार का आदमी योजना देगा? सड़क छाप आदमी योजना देगा? माताओं के लिए, बहनों के लिए हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार शुरू से कई राज्यों में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चला, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश में है। आज हम लोग भी चला रहे हैं। ये नकल से अकल नहीं होता है, नकलची ना बने। नकल करने वाला और गड्ढे में गिरता है, अब फेंकने वाला और गड्ढे में गिरता। अफवाह फैलाना बंद करे। बिहार की जनता अफवाह पर नहीं जाने वाली है। लोकसभा चुनाव में अफवाह फैला रहे थे, अरे मोदी आएगा संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी जी आगे, ना संविधान बदला है, ना आरक्षण खत्म हुआ है। अफवाह फैलाना भाई लोग बंद कर दे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सारा मुद्दा खत्म हो गया। ना सड़क का मुद्दा, ना बिजली का मुद्दा, ना स्कूल का मुद्दा, ना अस्पताल का मुद्दा। जो विकास का मुद्दा है वो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने पूरा करने का काम किया। अब ये अफवाह फैलाते कि हम ये कर देंगे, हम तुम अबे नहीं करेगा जो कुछ करेगा। जनता बेवकूफ नहीं है, तुमको कभी नहीं आने देगी। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, इस बार जो कहते MY समीकरण है वो भी ध्वस्त हो गया है। मुस्लिम भी बड़ी आबादी में टूट रहे हैं और यादव भी बड़ी आबादी में टूट रहे हैं। उन लोग का मानना है, जो शांत प्रिय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आने देंगे। एनडीए सरकार बेहतर काम करती है, सबके लिए काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काम करती है। इसलिए यही सरकार बेहतर है। और आप देख रहे हैं कि मुसलमान कितने टूट रहे, बड़ी संख्या में मुसलमान टूट रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आरोप है कि ओवैसी के पार्टी का 4 गो MLA हमरा तोड़ लिया। ये लोग MLA चोर है, इस तरह का आरोप लगा रहे। कहे गठबंधन नहीं किया, जब हम भी मुसलमान थे तो गठबंधन काहे नहीं किया? तो ये मुसलमान के दुश्मन RJD वाले हैं, तो मुसलमान बड़ी संख्या में टूट रहे हैं। यादव समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था, जब मौका मिला यादव को भी अनपढ़ पढ़ा के रखा है। तो सभी समाज में बड़ा टूट है और एनडीए भारी बहुमत से आगे निकलने वाली है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने ओवैसी के विधायकों को तोड़ लिया, पर यही काम तो आप लोगों ने भी किया। मुकेश सहनी के 4 विधायक अपने में मिला लिए। वो तो अपने से आए थे, अपने मन से, हम लोग मिलाने नहीं गए थे, और ये तोड़ के लाए। अच्छा, हम जिनको लाए उनको जहां तहां जो आया उनको जगह भी लगाने का काम किया गया। आप देख रहे हैं कि 4 गो विधायक तोड़ के लाया, तो कहा ना उसको टिकट भी दिलाया, 3-3 ठो को पैदल कर दिया। ये मुसलमानों को भी दुश्मन है। और मुसलमान का जहां तक आप बात करते हैं, तो मुसलमान को देते क्या? लोग डराने का काम करते हैं मुसलमान को कि भाजपा आ जाएगा तो खा जाएगा। भाजपा तो है ही है, किसको खा गया? कहेगा पाकिस्तान भेज देगा। कहेगा मुसलमान को हम लोग पाकिस्तान भेज दिए। झूठ फूट हल्ला करता है, हवा करता है। ये लोग देता कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाता है। अभी आरजेडी के पास 2 बड़ा सीट है। ये लोग क्या देते हैं इन लोगों को? अपने सीएम बन जाते हैं। कभी डिप्टी सीएम तक बनने का मौका नहीं दिया मुसलमान को। अभी करंट में आप पूछेंगे तो आरजेडी के पास 2 सरकारी पोस्ट है। क्या है भाई? नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, और दूसरा है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। एक तरफ बेटा बैठ गया, एक तरफ माँ बैठ गई। मुसलमान झाल बजावेगा? मुसलमान दड़ी बिछाने के लिए है। मुसलमान भी अधिकार का मांग करता है। हम लोग जाते हैं, सुनते हैं, मुसलमान कहता है कि नहीं आरजेडी का बहिष्कार करेंगे, हम लोगों को हिस्सा नहीं देता है। तो इस बात से हम समझते हैं कि बड़ी आबादी इस बार एनडीए के साथ आने वाली है, और आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा, 1 अंक में सिमट जाएगा। ये लोगों का मानना है इस बार। चलिए, आप बड़ा दावा कर रहे हैं। एक चीज बता, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाने से क्या आप लोगों को ईबीसी बोर्ड का नुकसान होगा? कुछ अंदर में कुछ बता रहे ना भाई, बता रहे ना, हर बात का जवाब मेरे पास है। मुकेश सहनी जब गए थे तो उनके वो जब निकले वहां से तो बोले हमारे पीठ में छुरा मारने का काम किया आरजेडी। अब किस मुंह से गए? अब मुकेश सहनी के पिता का हत्या कौन किया उनको पता होगा, सबको पता है। और उस हत्यारे को हम ही लोग जेल भेजवाए हैं। अपने पिता के हत्यारे के गुट में वो चले गए हैं। और सबसे बड़ा उनके साथ जो हुआ, वो 40 सीट मांग रहे थे और डिप्टी सीएम का घोषणा करवा रहे थे। उनको 40 सीट तो नहीं दिया, 20 तारीख तक फंसा के रखा कि भाग न जाए, एनडीए में न चला जाए। जब देखा कि अब कहीं नहीं भाग सकता है तो 15 को सीट दिया, और वो 15 सीट पर भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। कहीं कांग्रेस खड़ा कर दिया, कहीं राजद खड़ा कर दिया। देखा कि माहौल खराब हो गया। अब जो मल्लाह समाज के वोट है सब फिर से एनडीए में भाग गया है, तो फिर से सेकने का काम करते हैं।
पहले अपमान अब बाद में सम्मान। पहले जूता मारेगा अब बाद में देह पोछेगा। देह पोछने से काम नहीं चलेगा। पहले तुमने जूता मारने का काम किया, मल्लाह समाज को बेइज्जत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। हम लोग मल्लाह समाज को इज्जत देने का काम किए हैं। भारत सरकार में 1 मंत्री बनाए हैं और बिहार सरकार में 2-2 मल्लाह समाज का मंत्री बनाए हैं। हरी सहनी जी हमारे मंत्री हैं, मदन सहनी जी हमारे मंत्री हैं और राजभूषण निषाद भारत सरकार में मंत्री है बिहार सरकार बिहार की तरफ से। जहां मल्लाह समाज को हम लोग इतना सम्मान दिए हैं, वो क्या देगा? ठगने का काम करेगा। उसके पास कुछ है ही नहीं जो देगा। भिखारी क्या देगा? अभी भिखारी है वो। पर मुकेश सहनी से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने 2 बार उनका इंटरव्यू किया। मुकेश सहनी जी फंस गए। हाँ। मुकेश सहनी जी फंस गए हैं। अब फंस गए, आकंठ डूब गए हैं। कुछ तो बोलेंगे बेचारा, इज्जत बचाने के लिए कुछ कह रहे हैं। मेरी भी बात सुन लीजिएगा। तो कह रहे थे पिछली बार अमित शाह जी ने बुलाकर ठग लिया और फिर विधायक भी सारे ले लिए। अच्छा ठीक, तो इस बार आरजेडी बुला के ठग लिया। और मैं साफ बता देता हूं हम लोग कहां ठगे हैं। मुकेश सहनी जी हमारे गठबंधन में चुनाव लड़े, सहरसा के बख्तियारपुर से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद हम उनको एमएलसी बनाए, उसके बाद उनको मंत्री बनाए। ये सम्मान कौन दिया? पूछिए। आरजेडी को सम्मान दिया है? कुछ दिया है? हम लोग उनको सम्मान दिए। चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाए, चुनाव हारने के बाद मंत्री पद से सुशोभित किए, देश में जाना कि मुकेश सहनी मंत्री है। उसके बाद उनका मन नहीं भरा तो गए गड्ढा में, फिर गड्ढा में गिरे हैं, फिर निकल के भागेंगे। चिंता मत करिए, हम लोग इंतजार में हैं। आप लोगों को उम्मीद है मुकेश फिर आएंगे, फिर आएंगे। अच्छा, सर जब ध्वस्त हो जाएगा ना, फिर मुकेश सहनी जी आएंगे हम ही लोग के बीच में और हम ही लोग सम्मान देंगे। सबका सम्मान देते हैं, उनका भी सम्मान देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जब आपकी पार्टी ना भाजपा मतलब जो जेडीयू से अलग होती है, आप नीतीश के बहुत मुखर आलोचक रहते हैं। अभी बहुत माननी ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो तो चलते रहता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार में ऐसा नेता आज तक नहीं हुआ और न कभी होगा। बिहार को आगे बढ़ाने वाला, गरीबों को देखने वाला नीतीश कुमार है और आगे भी नीतीश कुमार गद्दी पर बैठेंगे। ये सुर बदलेंगे तो नहीं ना? ये सुर कभी बदलता ही नहीं है। अरे बीच बीच में कुछ न कुछ होते रहता है, सब कोई बात नहीं, आपसी चलते रहता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के विकास पुरुष अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। अच्छा, एक चीज बताइए, राइफल मैं जब यहाँ इलाके में आ रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि एक राइफल वाले विधायक हैं। ये क्या कहानी है? ये राइफल वाले विधायक है। ये हैं इस इलाके में लोगों के संरक्षण के लिए राइफल की आवश्यकता है। हमने बहुत लोगों को लाइसेंस भी दिलाया है। इस इलाके में सबसे बड़ा समस्या सुरक्षा का रहता है। प्रशासन भी अपना काम करता है और हम लोग भी व्यक्तिगत तौर पर अपना काम करते हैं। कहीं अपराधियों से परेशानी होती है, कभी जंगली जानवर से परेशानी होती है। ये बॉर्डर के इलाका, आप जाएंगे बसंतपुर के इलाके में तो पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या सुरक्षा काम करते हैं। कभी हाथी का झुंड आ जाता है तो फायरिंग कर करके भगाना पड़ता है, आवाज करके। कभी जंगली भैंसा का झुंड आ जाता है, वो डिस्टर्ब करता है। कभी जंगली सुअर का झुंड आ जाता है, वो जान मार देता है। कभी मगरमच्छ आता है, वो परेशानी करता है। कभी बंदर परेशान करता है। तरह तरह का जंगली जानवर, तरह तरह के अपराधी परेशान करते हैं, तो उनके लिए राइफल दिखाना पड़ता है। नहीं, लेकिन आप राजद विधायक को राइफल दिखा रहे थे। नहीं, मैं किसी राजद विधायक को राइफल नहीं दिखाता हूँ, ये गलत बात है। मैं किसी राजद विधायक न राजद कार्यकर्ता को राइफल नहीं दिखाता हूँ। हाँ, जहाँ तक अपराधियों का सवाल है, लोग कहा करते थे कि बबलू सिंह जैसा विधायक हम लोग को चाहिए सुरक्षा में, क्योंकि अपराधी का उस समय 2005 में मैं जब जीता था, उस समय अपराधियों के जवाब में हम लोग राइफल जरूर उठाए थे। आज अब इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन राइफल वाले हैं तो लोग कहते हैं राइफल वाले, लोग कहे बंदूक वाले, हम है बंदूक वाले, उसमें कहाँ दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये कोसी क्षेत्र है, मैं अभी ना बेलापुर गोट इलाके में गया था तो लोग बता रहे थे कि हमें ना वहाँ बीच में 50-60 गांव हैं और एक पुल की ज़रूरत है, और वो लोग आपके ही समर्थक हैं। सब लोग वहाँ बेलापुर गोट में कह रहे थे, पासवान लोगों से मेरी बात हुई, काफ़ी पासवान थे, कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत घूम के 4 घंटे घूम के जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। आज़ादी के बाद भी ये एक समस्या का समाधान आप लोग नहीं कर पाए। 20 साल से आपकी राज्य में सरकार है। क्या किए सुनिएगा तब नहीं कर पाए, पहले कैसे करते हैं। 15 साल 20 सालों हमने सैकड़ों पुल बनवाया और छातापुर में दर्जनों पुल बना है। यहाँ की समस्या क्या है कि इधर से उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा लंबी क्षेत्र है और उसमें कई नदियाँ हैं जो पूरे क्षेत्र को कई भाग में बांटने का काम करती है और हर एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए कहीं न कहीं पुल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग दर्जनों पुल बनवाए हैं और आने वाले समय में दर्जनों पुल पैनल में है, जो दर्जनों पुल बन जाएगा। हम तो 15-20 साल में इतना विकास का काम किए जो दुनिया देख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी
आरजेडी 70 साल राज किया, कौन सा विकास का काम किया हम पूछना चाहते हैं। कहीं रोड नहीं था, कहीं बिजली नहीं था, कहीं स्कूल नहीं था, कहीं अस्पताल नहीं था। विरोधी जवाब दे इस बात का, अगर उनको लगता है कि काम हुआ था तो 20 साल पहले बिहार में इस सब गांव में क्या सड़क था आप लोगों के यहाँ? बिजली था आपके यहाँ? बड़ा हाई स्कूल था आपके यहाँ? कुछ नहीं था। और हमारी सरकार ने हर कुछ करने का काम किया। जो 10% काम बचा है उसको अगले टर्म हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। समस्या अनंत है, आते रहती है, समस्या नहीं आएगी तो देखेंगे उसको भी, लेकिन सारे समस्याओं का समाधान हम लोग करने वाले हैं। हम लोग विकास पे चुनाव लड़ते हैं, ना कोई जात पात पे चुनाव लड़ते हैं। एक समस्या जो पूरे बिहार में मैं घूम रहा हूँ, तो एक समस्या मुझे सब जगह एक समस्या कॉमन है, वो है कि लोग बता रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए भी पलायन करना पड़ता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या उसको लेके अगर आप लोगों की सरकार आ जाती है 5 साल में, कोई उसका विजन है आप लोगों का कि लोगों को कम से कम छोटी नौकरी के लिए तो विस्थापन ना करना पड़े? बहुत विजन है हम लोग के पास। हमारी सरकार पिछले इस टेन्योर में 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया, 50 लाख लोगों को। और इस बार का हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देगी ये सरकार। ये सबसे बड़ा काम हो रहा है। और इसके अलावे हम लोग हर जिले में इंडस्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया है। इंडस्ट्री लगेगा, अभी भी कई इंडस्ट्री लगे हैं, आगे भी इंडस्ट्री लगेगा तो यहीं पर रोज़गार मिलेगा, यहीं पर नौकरी मिलेगा और भरपूर विकास का काम होगा। और हम लोग हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमारी सरकार हर चीज़ पे फोकस कर रही है। बिहार की बड़ी आबादी है निश्चित रूप से, और यहाँ के लोग हर एक प्रदेश में काम करते हैं। जो जहाँ काम कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नए लोग हैं वो यहाँ काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। पिछली सरकार में दर्जनों इथेनॉल का फैक्ट्री लगा, जिससे किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। किसान का मक्का का रेट बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप रोजगार अगर नहीं है, काम नहीं है, विकास नहीं हो रहा है तो 10 बरस पहले पता करिए कितने घर में मोटरसाइकिल था। आज कोई घर नहीं बचा है जिस घर में मोटरसाइकिल नहीं हो गया है। कहाँ से आ रहा है भैया? ये विकास का नतीजा देखने का ये तकाजा आप देखेंगे, यही विकास है। कोई चोरी करके नहीं लाता है, सब काम करता है, मेहनत करता है, यहीं रहता है, मोटरसाइकिल खरीद के मोटरसाइकिल में घूमता है, 4 चक्का में घूमता है। ये विकास का पैमाना है। नीरज जी, आप बीजेपी विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये इसके इतर भी एक पहचान है आपकी। आप बॉलीवुड के चर्चित एक्टर रहे, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भी हैं। अब सीबीआई ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है कि जो आरोप लग रहे थे एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पे और अन्य लोगों जो नामित थे एफआईआर में, उनको क्लीन चिट दे दी है। तो आगे आप लोग इस पर कुछ करेंगे? देखिए, अभी वो एक तरह से हम समझते हैं कि क्लोज हो गया है, लेकिन हम लोगों का मन नहीं मान रहा है कि ये क्लोजिंग सही है। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। परिवार के लोग बैठ करके विचार करेंगे कि आगे और न्यायालय में जाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है, वो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। तो बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू जी ने सारे सवालों के जवाब खुलकर दिए। हमसे बातचीत करने के लिए नीरज जी आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। आप लोग देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया। हम इसी तरह चुनाव की खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे।